नमस्ते, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। बोर्ड ब्रेन का एक ही मकसद है, जहां हर स्टूडेंट बने स्मार्ट लर्नर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल शुरू कर रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स, जिसमें हम लोग यहाँ पर समझेंगे एनसीईआरटी से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, फिर हम यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न भी सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं विभिन्न एग्जाम में पिछले वर्षों में उनको भी सॉल्व करेंगे। तो इससे हमारी प्रैक्टिस होगी और वन शॉट रिवीजन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार यहाँ पर सिलेबस पर नज़र डाल लें कि क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, आना चाहिए सिलेबस, हमें पता तो होना चाहिए कि क्या हमें पढ़ना है। तो सिलेबस अगर 9th का देखें तो इसमें है कुल 12 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। तो पहला चैप्टर है यहाँ पर नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो इसमें हमें एक्चुअल में रियल नंबर पढ़नी है, रेशनल यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, इनके बारे में जानना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद हमें पॉलिनोमियल दूसरा चैप्टर पढ़ना है, बहुपद। तो बहुपद के जीरोज यानी शून्यक निकालना और उसका गुणनखंड करना, ये यहाँ पर हमें समझना है। इसके बाद हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तीसरा चैप्टर होगा, निर्देशांक ज्यामिति, तो जिसमें हमें कार्टेशियन प्लेन यानी कार्तीय तल और पॉइंट के बारे में जानना है ना, काफ़ी आसान है। इसका चौथा चैप्टर है जो बहुत महत्वपूर्ण है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होंगे यानी दो वेरिएबल यूज होंगे उसमें, जैसे x और y है ना, इस तरीके से चलेंगे। तो उसमें हमें क्या करना है, समीकरण कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, दो चर वाले समीकरण कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये हमें यहाँ पर सीखना होगा। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके बाद हमें यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, इसको हमें देखना है। मतलब इसमें ज्यामिति की कुछ मूलभूत अवधारणाएं यहाँ पर हमें जाननी है। फिर छठा लेसन जो होगा वो है रेखाएं और कोण यानी लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस एंड एंगल में हमें क्या पढ़ना है, मतलब कोण के प्रकार है ना, कोण कितने प्रकार के होते हैं ये समझना है। और फिर हमें पैरेलल लाइन के बारे में जानना है। ठीक है, अब ये हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है, लेसन 7 है। तो इसमें हमें ट्राइंगल पढ़ना है, त्रिभुज है ना, इसके बारे में, जैसे सर्वांग सम त्रिभुज क्या होते हैं है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल क्या होते हैं, ये हमें यहाँ पर जानना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेसन होगा, लेसन नंबर 8 होगा चतुर्भुज है ना, क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें हमें टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानना है ना, और समानांतर चतुर्भुज क्या होते हैं ये सब समझना है। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर यहाँ पर पढ़ना है सर्कल, वृत्त। तो वृत्त से संबंधित कुछ थ्योरम्स हैं वो हमें यहाँ पर समझनी पड़ेंगी। ठीक है, और फिर लेसन नंबर जो 10 है वो हीरोन का सूत्र है, वो देखना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद हमें पढ़ना है सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, और इसके बाद हमें सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स, इसमें हमें बारंबारता, बंटन है ना, माध्यिका है ना, बहुलक, ये यहाँ पर हमें जानना है। तो ये था हमारा सिलेबस। अब हम लोग शुरू करते हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति। इसमें देखना है संख्या पद्धति का परिचय देखना है, परिमेय या परिमेय संख्या, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेशनल और इरेशनल नंबर, क्लियर। और फिर यहाँ पर हमें देखना है अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण कैसे होता है। जो नंबर लाइन होती है ना, इस तरीके की नंबर लाइन होती है, जैसे ये है ना नंबर, ये नंबर लाइन, तो बीच में यहाँ पर 0 रहता है ना, इधर राइट साइड में प्लस में चलता है 1 2 3 4 है ना, 1 2 3, और इधर लेफ्ट साइड में वही माइनस हो जाता है ना, जिससे -1 -2 -3, इस तरीके से। तो इस नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर को कैसे हमें निरूपित करना है वो भी देखना पड़ेगा। ठीक, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार क्या होते हैं, शांत और अशांत दशमलव क्या होते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग, ये हमें देखना पड़ेगा, डेसिमल। ठीक है, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं और वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम, ये हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम लोग देखते हैं संख्याओं का वर्गीकरण है ना, कौन कौन सी संख्याओं के बारे में यहाँ पर हमें देखना है, पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें जाना है नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। दूसरा होल नंबर क्या होता है, इसको W से शो करते हैं, पूर्ण संख्याएं। और फिर पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, पूर्णांक, तो ये कभी कभी हम कंफ्यूज आते हैं, पूर्ण संख्या है और पूर्णांक क्या एक ही चीज़ है, नहीं एक ही चीज़ तो नहीं है ये,
अलग अलग है, डिफरेंट है, समझेंगे। और रेशनल नंबर जिसे हम क्यू कहते हैं, ठीक है, तो क्यू से इसको डिनोट कर देते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर यानी का भिन्न, यानी ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म वाले जो होते हैं उनको भी देखना है, अभी डिटेल में इसको समझेंगे। फिर यहाँ पर हमें इरेशनल नंबर के बारे में जानना है, फिर रियल नंबर जानना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर स्टूडेंट देखिए बहुत आसान है, ये अपने जीवन में हम इनका रोज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर, ठीक है, बाई नेचुरल जो हम यूज़ कर रहे हैं वही है। जैसे हम काउंटिंग में ना किसी चीज़ को काउंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके इनका कोई एंड नहीं होता है और ये इनफाइनाइट तक हो जाती है, ठीक है, यानी एक से लेके अनंत तक, यानी फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट। तो ये हो जाती हैं हमारी नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो काउंटिंग में इनका प्रयोग होता है, ध्यान से समझिएगा। अब सबसे छोटी अगर हम प्राकृत संख्या की बात करें तो 1 हो गया, और सबसे बड़ी क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई। और जो इनफाइनाइट होता है तो उसको तो कोई ज्ञात नहीं कर सकता ना, उसे कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता है, यानी सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी, इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब तो ये प्राकृत संख्या आपको समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें होल नंबर की, यानी पूर्ण संख्या, तो एक चीज़ यहाँ पर हम आपको समझाना चाहते हैं, देखो जरा सुनो, इसको मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। चलिए, जैसे मान लो, जस्ट मिनट, जैसे यहाँ पर हमें 100 लिखना है, एक बार हम लोग प्राकृतिक संख्या लिखे 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, तो ये क्या है, ये है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। अब इस नेचुरल नंबर में 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है ना, 15 भी होगा, 10 भी होगा, 100 भी होगा, 200 भी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अगर इसके बीच में 10 है, 4 5 6 7 8 9 10 ना, 10 भी होगा। तो अगर हम ये कहें कि 10 लिखो, तो 10 लिखने के लिए हमें जीरो का सहारा लेना पड़ेगा। अगर कहें 100 लिखो तो 100 लिखने के लिए जीरो का सहारा लेना पड़ेगा। इसका मतलब बिना जीरो के हम ये सारी संख्याएं नहीं लिख पाएंगे, जीरो की हेल्प हमें लेनी पड़ेगी, यानी काउंटिंग करने के लिए हमें जीरो की हेल्प लेनी पड़ेगी। बिना जीरो की हेल्प के हम काउंटिंग नहीं कर सकते। मान लो अगर 10 की काउंटिंग करनी तो 10 के लिए जीरो चाहिए ना, 100 की काउंटिंग करनी 100 के लिए जीरो चाहिए ना। तो बिना जीरो के ये नेचुरल नंबर अधूरे हैं। क्या है, बिना जीरो के नेचुरल नंबर अधूरे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम जीरो इंक्लूड कर दें नेचुरल नंबर में, यहाँ पर जीरो इंक्लूड कर दें, तो ये अब पूरे हो गए, यानी अब ये हो गए होल नंबर। तो अब ये नेचुरल नंबर नहीं रहे, अब क्या हो गए, होल नंबर। यानी नेचुरल नंबर यहाँ तक थे, ये जो हमने ब्रैकेट में बंद किए ये नेचुरल नंबर थे, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको जीरो इंक्लूड कर लेंगे तो ये बन जाएगा होल नंबर। क्या बनेगा बच्चों, होल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या कहेंगे, W, होल नंबर। ये जीरो होगा और साथ में नेचुरल नंबर चलेगा, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो जीरो के साथ अगर नेचुरल नंबर ले लेते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है, यानी पूर्ण संख्या। इसका मतलब क्या होगा, 0, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। तो ये हो गया होल नंबर। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दो कि होल नंबर जब हम लिखेंगे तो नेचुरल नंबर तो सारे उसमें आ ही जाएंगे, साथ में जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर ये छोटा सर्किल नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, तो ये बड़ा सर्किल जो होगा वो होल नंबर होगा। क्या होगा, वो होगा होल नंबर, ठीक है। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है तो ये छोटा होता है, और होल नंबर में जीरो एक्स्ट्रा आ जाता है तो ये बड़ा हो जाता है। तो होल नंबर का सर्किल बड़ा बनेगा और नेचुरल नंबर का सर्किल छोटा बनेगा। तो बड़े सर्किल के अंदर छोटा सर्किल आ जाएगा, लेकिन छोटे सर्किल के अंदर बड़ा सर्किल नहीं आ पाएगा।
तो यहाँ से एक नोट बड़ा प्यारा सा निकलता है कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। तो क्या लिखोगे, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। जबकि सभी पूर्ण संख्याएं नेचुरल नंबर नहीं होती, प्राकृत संख्याएं नहीं होती, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आपको याद रखना है। ऐसा क्यों नहीं होता है, मतलब सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं क्यों नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्याओं का वृत्त बड़ा होता है तो, और प्राकृत संख्याओं का वृत्त छोटा होता है, तो बड़ा वृत्त छोटे वृत्त के अंदर थोड़ी जा पाएगा। तो इसका मतलब है सारी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगी, लेकिन नेचुरल नंबर का जो वृत्त है वो छोटा है, तो ये बड़े सर्किल के अंदर आ जाएगा। और बड़ा सर्किल किसका है, होल नंबर का, यानी सभी होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर समा जाएंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पर बताया है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलो बढ़िया बात है। यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो अब हम यहाँ पर कुछ और भी चीजें समझते हैं। तो पूर्णांक को समझना जरूरी है, बिना इसके समझे बात नहीं बनेगी। तो पूर्णांक यानी इंटीजर एक ऐसा संख्या प्रकार होता है जिसमें दशमलव का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, और अगर दशमलव का प्रयोग हुआ भी तो उसके नीचे 0 आएगा, तो इसका मतलब ही हुआ 6। ठीक है, तो यहाँ दशमलव लगाओ चाहे हटा दो, तो ये 6 हो गया। तो ये 6.0 ये क्या है, ये एक इंटीजर है। ठीक है, इसमें दशमलव आप लगाओ चाहे हटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दशमलव रहित जो संख्याएं हैं वो पूर्णांक होंगे। अब ये दो प्रकार के हो जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक, और ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर, और शून्य। देखो बच्चों, इसे विशेष रूप से याद रखना, शून्य भी पूर्णांक में आता है, ये कंफ्यूज मत होइएगा। आप ये मत सोचिएगा कि शून्य होता है ना, ये शून्य भी पूर्णांक में आता है। तो पूर्णांक को शो करने के लिए, इंटीजर को शो करने के लिए कि यहाँ पर ये देखिए, इंटीजर को इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हमने लिखा पूर्णांक, तो पूर्णांक को जेड से यहाँ पर इंडिकेट करते हैं, या आई से भी कर सकते हैं। तो जैसे ये हमने यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाई, बीच में लिखा 0, राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 5 लिख दिया, और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में आ गया, तो -1 -2 -3 -4 -5। इसका मतलब है कि ये सभी के सभी पूर्णांक हैं। तो इस पूर्णांक में 0 भी आ रहा है कि नहीं? इस पूर्णांक में 0 भी शामिल है, इसको हमने अलग से बॉक्स में बंद कर दिया। तो 0 के राइट में जाएंगे तो धनात्मक पूर्णांक होंगे, लेफ्ट में जाएंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। तो 0 क्या है, 0 के पहले ना तो धन है ना तो ऋण है, तो शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, लेकिन ये एक पूर्णांक जरूर है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? ठीक है, अब हम लोग समझते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, इसको हम Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। ये P/Q क्या है, भिन्न है। इसको हम A/B भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ P और Q की जगह पर कोई भी इंटीजर होगा, यानी P और Q बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी ये जो P और Q है ये क्या होना चाहिए, ये एक पूर्णांक होना चाहिए। अब वो पूर्णांक पॉजिटिव हो सकता है, वो पूर्णांक नेगेटिव हो सकता है, वो पूर्णांक शून्य भी हो सकता है। अब लेकिन एक चीज यहाँ पर और शर्त है, Q डज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। चलिए इसको अगले फ्रेश पेज पर हम समझते हैं। तो देखो, हम इसको फ्रेश पेज पर समझ लेते हैं। तो ये परिमेय संख्या रेशनल नंबर, तो ऐसी संख्या आप क्या लिखोगे, ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, जहां
Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। इसका जो हर है, जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। और एक कंडीशन इसमें लगती है, ये P और Q जो इसमें यूज हुए हैं ना, यहाँ पर ऐसे लिखो, गड़बड़ हो गया, P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी P और Q इंटीजर होने चाहिए, मतलब P और Q पूर्णांक होने चाहिए। अब हम आपके सामने एक उदाहरण लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 5/2, ठीक है। तो ये 5/2 देखो भिन्न के रूप में लिखा है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है, ये भिन्न के रूप में लिखा है, ठीक है। तो 5/2 लिखा है भाई, ठीक है, बढ़िया बात है। अब यानी P/Q के फॉर्म में लिखा है। अब समझना ध्यान से, कंडीशन क्या है ब्रैकेट के अंदर, कंडीशन नंबर क्या है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 नहीं होना चाहिए। Q क्या है, Q हर में लिखा है, जो हर में लिखा है वो 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में जो लिखा है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये जो हमने एग्जाम्पल लिया 5/2, क्या इसमें Q 0 है, Q 0 नहीं है, यानी पहली कंडीशन, Q तो 2 है, तो पहली कंडीशन यहाँ फुलफिल हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों, ये जो P और Q यूज किए गए हैं, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो संख्याएं यूज की गई हैं, अर्थात जो अंश और हर में जो संख्याएं यूज की गई हैं, वो क्या होना चाहिए, वो पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक में बिलोंग करना चाहिए। पूर्णांक में तो आप देखो P की जगह पर 5 है, 5 पूर्णांक है कि नहीं है, बिल्कुल है। Q की जगह पर 2 है, 2 पूर्णांक है कि नहीं है, बिल्कुल है। इसका मतलब है 5/2 परिमेय संख्या की दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए 5/2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, मतलब रेशनल नंबर है। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 0/2, ठीक है। अब आप बताओ, हमने इसको P/Q के रूप में लिखा है, सही बात है, P की जगह पर 0 है, Q की जगह पर 2 है। तो कंडीशन क्या है पहली, Q 0 नहीं होना चाहिए, P भले ही 0 हो जाए लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, वेरी गुड। क्या दूसरी कंडीशन फुलफिल हो रही है, P और Q इंटीजर होना चाहिए। तो देखो P की जगह पर 0 है, 0 इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। और 2 तो पूर्णांक है ही, इसका मतलब क्या हुआ, 0/2 क्या है, एक परिमेय संख्या का उदाहरण है, ठीक है। यानी ऊपर 0 हो, नीचे कुछ भी हो, नीचे कुछ भी हो, 10 20 50 कुछ भी हो, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। बताओ इतनी बात आपको समझ में आई। अगर आ गई तो क्या करोगे, तुरंत लाइक कर दो, ठीक है, और शेयर कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यानी बोर्ड ब्रेन जो चैनल है अपना प्यारा सा, उसे सब्सक्राइब कर लो, और घंटी का आइकन जरूर दबा लो, ताकि जब भी हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आप मतलब डालेंगे तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए और आप उसका लाभ उठा सकें, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको और एक्सप्लोर करके बताते हैं, ठीक है, और एक्सप्लोर करके बताते हैं। बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो रेशनल नंबर ये पढ़ रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आप आगे जब आगे के क्लासेस में आप जाओगे तो इसकी वहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक हम आपको अपरिमेय संख्या के बारे में भी बताते हैं, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या और फिर दोनों की तुलना कर लें, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या की, है ना, इसमें हम कंपैरिजन भी तो करेंगे, ठीक है। तो अब आप देखो, जैसे हमने कहा कि ऐसी कोई संख्या होगी जो मतलब परिमेय संख्या का अपोजिट होगा, क्यों भी अपोजिट होगा, तो इसमें क्या होगा, इसको कैसे चेक करोगे, इसको कैसे चेक करोगे, तो इसमें दो बातें हैं, जरा देखो समझते हैं, है ना। हम आपको कैसे समझाएं, चलिए अच्छा इस तरीके से समझते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे हमने लिखा 2/3, ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं, ये दोनों को एक साथ समझ रहे हैं, परिमेय और परिमेय। जैसे हमने लिखा यहाँ 2/3, अगर 2/3 को आप काटोगे तो ये 0.66666 ये ऐसे ही आता चलेगा और ये खत्म नहीं होगा, ये खत्म नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम 3/2 लिखें
तो ये 1 पॉइंट आएगा, 1.5 ये खत्म हो गया। यानी ये खत्म नहीं होगा, ये 6 आता रहेगा पॉइंट के बाद, लेकिन 3/2 में 1.5 खत्म हो गया, इसके आगे कुछ नहीं बचेगा। तो इसका मतलब है कि ये संख्या दशमलव के बाद टर्मिनेट नहीं हो रही है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक है। यानी ये अशांत, ये शांत नहीं हो रही है। और क्या है? रिपीट भी हो रहा है, पॉइंट का 6 आया, फिर 6 आया, फिर 6 आया, फिर 6 आया, यानी ये रिपीट भी हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग है। कैसा है? रिपीट भी हो रहा है, ठीक है। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीट भी कर रहा हो, ठीक है, तो वो संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो ये कैसी है? ये एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्या है? ये 3/2 में क्या है? ये देखो टर्मिनेट हो रही है, यहाँ से खत्म हो रही है, 5 के आगे नहीं जा रही है। तो ये कैसी हो गई? ये तो हो गई टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो जो टर्मिनेट हो गई, ठीक है, खत्म हो गई, आगे की कहानी खत्म हो गई, तो ए भी परिमेय संख्या होती है, ए भी परिमेय संख्या होती है। लेकिन एक एग्जाम्पल हम आपको और दे रहे हैं। आफ्टर डेसिमल देखा जाता है, आफ्टर डेसिमल देखा जाता है, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा एक एग्जाम्पल, कहाँ पे लिखूं? अगले पेज पे लिख दूं? चलिए नेक्स्ट पेज पर मैं एक उदाहरण लिखा। कैसे लिखा हमने? 6.793, ठीक है। और ये खत्म नहीं है, इसका मतलब ये कैसा है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये अशांत है, ठीक है। और दशमलव के बाद क्या कोई संख्या रिपीट हो रही है? ये 7 है, ये 9 है, ये 3 है, आगे भी कुछ होगा तो कुछ और होगा, रिपीट नहीं हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग, एंड नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो इसको शॉर्ट में कहते हैं NTNR, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। NTNR बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो जो NTNR होती है संख्या, वो अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो अगर P/Q के फॉर्म में ना लिखा हो, तो अगर इस फॉर्म में लिखा हो तो डेसिमल के बाद हमें देखना होता है, अगर NTNR है तो अपरिमेय है, और NTNR नहीं है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट हो रही बार बार, तो वो रेशनल नंबर होगी, मतलब परिमेय संख्या होगी। और अगर पॉइंट के बाद खत्म हो जाए तो वो टर्मिनेट हो गई, तो वो भी रेशनल नंबर होती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। आई होप कि आपको हम समझा पाए होंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है भाई? ठीक। अब एक हम आपको यहाँ पर एक चीज़ और समझा देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बनाया ये एक, देखो एक हमने वेन डायग्राम यहाँ बनाया है, बच्चों ध्यान देना, एक वेन डायग्राम बनाया हमने। यहाँ लिखा जो रियल नंबर होते हैं, ठीक है, रियल नंबर जो वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं। अब जैसे मान लो ये 1 2 3 4 5 सब रियल नंबर है, और अगर हम लिखें -4 तो ये रियल नंबर नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं क्या होती है? सभी परिमेय संख्याएं सभी अपरिमेय संख्याओं को मिला दो तो वो रियल नंबर बन जाता है, ठीक है। अब हम आपको एक चीज समझाना चाह रहे हैं, जो हमने शुरू में आपको समझाया, क्या? पूर्ण संख्याएं और पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं। इस पर आओ लौट के फिर से, ठीक है। तो एक चीज हम आपको यहाँ समझाना चाहते हैं। क्या समझाना चाह रहे हैं? कि यहाँ पर, अच्छा ये बता तो दिया था, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती है, ये हमने आपको समझा दिया था, ठीक है।
अब इस डायग्राम को और समझ लो, ये आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमने डायग्राम बनाया है। जैसे यहाँ पर ये हमने डायग्राम बनाया, ठीक है, तो ये देखो, जैसे मैंने लिखा ये छोटा सर्किल, सबसे छोटा सर्किल में एन लिखा है, एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से बड़ी होती है पूर्ण संख्याएं, समझाया था अभी हमने आपको। तो सभी नेचुरल नंबर पूर्ण संख्याओं के अंदर आ जाएंगी, और सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक के अंदर आते हैं, और सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। ये बात आपको यहाँ जरूर ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये चीजें हमने यहाँ पर देख ली। अब मान लो, अब आपके सामने एक सवाल आता है, प्रश्न कैसे पूछेगा। तो जैसे हमें क्या करना है, जैसे दो रेशनल नंबर दिए हैं और उनके बीच में हमें इंसर्ट कराने हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हो? जैसे एक टॉपिक यहाँ पर पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे इंसर्टिंग रेशनल नंबर्स between two rational number, between two रेशनल नंबर, ये टॉपिक है। आप इस टॉपिक को समझ रहे हो? मतलब दो परिमेय संख्या दी हैं, उसके बीच में हमें परिमेय संख्याएं पता करनी है। ठीक है, तो जैसे मान लो एक रेशनल नंबर है ए और एक रेशनल नंबर है बी, यानी ये दो परिमेय संख्याएं ए और बी। ठीक है, तो इनके बीच में अगर हमें एक रेशनल नंबर पता करना है, इंसर्ट कराना है, प्रवेश कराना है, ए और बी के बीच में एक और रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या इंसर्ट करानी है, मतलब इनके बीच में एक और परिमेय संख्या डालनी है। तो कैसे डालेंगे? तो एक परिमेय संख्या अगर डालनी हो, सुनना मेरी बात ध्यान से, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो जानते क्या होगा, इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगी। लेकिन अगर ज्यादा इंसर्ट करानी है तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर बच्चों, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने लिखा कि 1/7 और 2/7। ठीक है, 1/7 और 2/7 के बीच में एक रेशनल नंबर हमें ज्ञात करनी है। मतलब ऐसी संख्या जो इन दोनों के बीच में है, मतलब 1/7 से ज्यादा हो और 2/7 से कम हो, तभी तो इनके बीच में वो आएगी ना। क्यों बच्चों? 1/7 से ज्यादा हो, 2/7 से कम हो, तभी तो इनके बीच में आएगी। तो 1/7 और 2/7 के बीच में एक रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो एक ज्ञात करने के लिए यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या फार्मूला लगाएंगे? जो दो परिमेय संख्याएं दी है उनको जोड़ के 2 से भाग दे दो, बस आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? 1/7 प्लस 2/7 और पूरे के बटे 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? देखो हल करो, ये 2 है और यहाँ पर हमने 7 एलसीएम लिया, तो ये 1 + 2 यानी 1 + 2, तो ये कितना आ जाएगा? ऊपर आएगा 3/7/2, तो ये 7 नीचे आ जाएगा, तो 3/7 नीचे आएगा, तो कितना आ जाएगा? 3/14, यानी ये 3/14 इनके बीच में आएगी, जो 1/7 से ज्यादा है और 2/7 से कम है। तो ये आ गया आंसर। क्लियर होगी बात? लेकिन अगर एक कोई प्रश्न हम और लेते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं आपके सामने, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया बच्चों, और जस्ट मिनट, जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल नंबर 2, हमने लिखा एक लिया 20/10
और लिखा 30/10। ठीक है, इनके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर पता करनी है। इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। अगर ये आ जाए तो देखो, अगर हम इसको लिखना शुरू करें, ठीक है, तो देखो क्या जाएगा, ये 20/10 है और यहाँ ये 30/10 है। तो इसके जब हर बराबर होते हैं तो बहुत आसान हो जाता है प्रश्न। क्या करोगे, 20 से बड़ी और 30 से छोटी होनी चाहिए, और कितनी लिखनी है, 5 लिखनी है। तो लिख डालो, 20 से बड़ी 21 होती है, 21/10, 30 से छोटी है, फिर 22/10, 23/10, 24/10, 25/10, 26/10, 27/10, 28/10, 29/10, इतनी आ गई। तो इनके बीच में कितनी आ गई भैया, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गई। हमें कितनी लिखनी थी, 5, तो यहाँ तो 9 आ गई। तो आप यहाँ पर आपको एक स्वतंत्रता होगी कि इनमें से कोई भी 5 उठा के लिख दो, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आसान है कि 2 परिमेय संख्या लिखी P/Q के फॉर्म में, और हर इनका अगर बराबर है, तो बड़े आसानी से आप लिख लोगे। लेकिन जैसे 20 और 30 के बीच में 9 आ गई, अगर मान लो 20 और 30 के बीच में इतनी रेंज ना होती, तब क्या करते हैं। सब देखो, एक और एग्जाम्पल से हम आपको समझाना चाह रहे हैं। एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। जैसे हमने मान लो लिखा 20/10 और 60/20। इनके बीच में हमें 15 रेशनल नंबर और निकालने हैं। इनके बीच 15 रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो देखो 15 रेशनल नंबर। अब सबसे पहली शर्त है कि इनके हर बराबर होने चाहिए। तो यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, हर बराबर है नहीं, तो पहले आप हर बराबर कर दो। तो हर बराबर करने के लिए क्या करोगे, इसमें अगर हम पहली संख्या में 20/10 लिखा है, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दें तो ये 20 हो जाएगा। और दूसरी वाली कितनी है, 60/20, तो ये कितनी है, 20 दूनी 40, 40/20 एंड 60/20। तो अब देखो हर बराबर हो गए। अब इनके बीच में आपको 15 रेशनल नंबर निकालने, तो 40 और 60 के बीच में 15 रेशनल नंबर आप लिख डालो। देखो कौन कौन से हो जाएंगे। तो देखो 40/20 और ये लिख दिया हमने 60/20। इसके अंदर 15 और लिखने, कितने लिखने, 15 ही तो लिखने हैं ना। तो क्या जाएगा, 40 से बड़ा हो और 60 से छोटा हो, वो इनके बीच में आएगा। तो 41/20, 42/20, 43/20, 44/20, है ना, 45/20, 46/20, 47/20, 48/20, है ना, ऐसे 49/20, ऐसे 60 तक। तो इसमें से हम कोई 15 छांट लें, वही आंसर हो जाएगा। तो अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग आंसर हो सकता है। मान लो किसी स्टूडेंट ने ये 15 उठाई, किसी स्टूडेंट ने दूसरी 15 उठा ली, तो कोई एनी 15, है ना। तो इसका आंसर क्या करोगे, चूज एनी 15 रेशनल नंबर इन बिटवीन 40/20 एंड 60/20। आपकी मर्जी, कोई 15 चुन लो। ठीक है, अब बच्चों एक एग्जाम्पल हम आपको और देते हैं, एक उदाहरण हम आपको और देते हैं। जैसे हमने लिया यहाँ पर 2 और 3 के बीच में, 2 और 3, तो 2 और 3 के बीच में जानते हो हमने बोल दिया 70 रेशनल नंबर निकालो, 70 के बीच 70 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगर एक निकालना होता तो बहुत आसान था, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते।
लेकिन यहाँ पर 70 निकालने। अब आप कहेंगे सर 70 हम कब तक निकालते रहेंगे? तो देखो, सबसे पहली बात तो इनको हम P/Q के फॉर्म में लिख दें, 2/1 और 3/1। अब देखो इसमें हर बराबर है, यहाँ भी एक है यहाँ भी एक है, तो हम इनके बीच में निकाल दें। देखो क्या निकाल पाओगे, 2/1 और 3/1। कैसे निकालोगे? 2 से बड़ी हो 3 से छोटी हो, तो 2 से बड़ी क्या हो जाएगी? 2 से बड़ी तो 3 है ना, तो यही है वो, तो इसके बीच में तो कोई आ ही नहीं रही है। इसका मतलब है 2 और 3 के बीच में इतनी रेंज है ही नहीं कि हम 70 परिमेय संख्या निकाल सकें। अब तो मामला हमारे सामने गंभीर हो गया। तो हम क्या करें, इसको थोड़ा सा बदलें, अपना दिमाग लगाएं कि 2 और 3 के बीच, 2 और 3 जो ये है ना, इनके बीच में कोई गैपिंग नहीं है। 2 के जस्ट बाद 3 आता है, तो इसके बीच में कोई रेशनल नंबर आ ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 2 और 3 के बीच की रेंज को बढ़ाना है। रेंज कैसे बढ़ाएंगे, हमें क्या करना है, देखो अभी जादू देखना। जैसे 2/1 लिखा है, तो इसमें हमने किया 100 का गुणा, इसमें भी 100 का नीचे भी गुणा कर दिया, और दूसरी वाली संख्या में भी यही किया, ऊपर भी 100 का गुणा, नीचे भी 100 गुणा। जानते हैं संख्या अब क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी, ऊपर बन जाएगी 200 बटे नीचे बनेगी 100, और यहाँ क्या बनेगी 300 बटे 100। अब देखो हर अभी भी बराबर है 100 और 100, लेकिन 200 और 300 के बीच में गैपिंग हो गई कि नहीं हो गई? रेंज आ गई। तो 200 बटे 100 और 300 बटे 100 कितनी कितने की गैपिंग है? 100 की गैपिंग है बच्चों, 100 की गैपिंग। तो जब 100 की गैपिंग है तो क्या इसके बीच में 70 संख्याएं नहीं आ जाएंगी? बिल्कुल आ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, 201 बटे 100, 202 बटे 100, 203 बटे 100, अप टू ऐसे 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 आते आते कितना जाएगा, 299 बटे 100, अगली 300 हो जाएगी। तो अब बताओ इसके बीच में कितनी आ गई? अरे इसके बीच में कितनी आ गई? 200 और 100 के बीच में 100 आ गई, और हमें कितनी निकालनी थी? 70 निकालनी थी, तो यहाँ तो 100 आ गई। तो 100, तो हमें क्या करना है, हमारे लिए छूट है कि इनमें से कोई भी चूज एनी 70 रेशनल नंबर, कोई भी 70 आप यहाँ की परिमेय संख्याएं चुन लो। तो 2 और 3 के बीच में हम पहले 2-3 के बीच में कोई गैपिंग नहीं थी, तो हमने गैपिंग बढ़ा ली। गैपिंग बढ़ाने के लिए क्या किया, गुणा कर लिया, 100 का ऊपर 100 का नीचे, दूसरी वैल्यू भी 100 का ऊपर 100 के नीचे। अब ये जो 2 और 3 थी वो बन गई 200-300, और हर उसके बराबर हो गया। 200-300 के बीच में डिफरेंस बढ़ गया, और ये जब डिफरेंस बढ़ गया तो इसके बीच में इतना डिफरेंस बढ़ गया कि 70 नहीं 100 संख्याएं बीच में आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के क्लास में इतना ही रखेंगे, अगले क्लास में और भी बहुत सारी चीजें हम लोग सीखेंगे, नहीं तो लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।